हे गाइस, मैं हूँ आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास में प्रांतीय राज्यों के उदय के बारे में। और हमने पहले कई प्रांतीय राज्यों के उदय के बारे में विस्तृत चर्चा जो है वो कर ली है। ठीक है, तो आज हम एक नए राज्य के बारे में चर्चा करेंगे और वो आपका नया राज्य कौन सा होगा? वो होगा बंगाल। ठीक है, हम जो है वो बंगाल के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर बंगाल किस प्रकार प्रांतीय राज्य के रूप में स्वतंत्र होता है और किस प्रकार दिल्ली सल्तनत के सामने चुनौतियां पेश करता है और किस प्रकार इसका जो कालखंड है वो रहता है। तो इन सारी बातों को लेकर चर्चा करेंगे। तो बड़े आराम से, बड़े प्यार से सब कुछ समझना है और जो भी तुम्हें शासकों को लेकर कन्फ्यूजन होता है उसे भी हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बंगाल, अब बंगाल की जो स्थिति है उससे आप सभी क्या है भली भांति क्या हो वाकिफ हो, लेकिन जो वर्तमान बंगाल है और जो प्राचीन बंगाल था उसकी स्थिति में बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि वर्तमान में क्या है, जो बंगाल है वो दो भागों में क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है, बढ़ चुका है। एक किसी जो आपका बांग्लादेश है इसमें डिवाइड हो चुका है और एक जो हमारे पास है जिसको पश्चिमी बंगाल बोलते हैं उसके रूप में डिवाइड हो चुका है। लेकिन पहले स्थिति ऐसी नहीं थी। पहले केवल एक ही क्षेत्र था जो क्या था, पूरा बंगाल था। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल ऐसा कुछ नहीं था उस समय। और उस समय की स्थिति में एक जो शासक होता था वो संपूर्ण बंगाल का शासक होता था। ठीक है, तो इसलिए देखिए आगे इसमें अगर हम बंगाल के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि जो बंगाल है, ठीक है, इसको परिपूर्ण नरक की संज्ञा दी जाती है। किसकी? परिपूर्ण नरक की क्या दी जाती है? संज्ञा दी जाती है। क्यों दी जाती है? ठीक है, परिपूर्ण नरक की संज्ञा दी जाती है, लेकिन क्यों दी जाती है, क्या कारण है, ये कैसे परिपूर्ण नरक था? देखिए यहां पर क्या था, लगातार विद्रोह होते रहते थे, कभी भी ये जगह शांत नहीं होती थी। इसको विद्रोहियों का केंद्र भी बोला जाता था। ठीक है, क्यों, कारण क्या था इसके पीछे? इसके पीछे जो महत्वपूर्ण कारण था, देखिए वो ये था कि ये जो जगह है वो दिल्ली सल्तनत से क्या पड़ती थी, काफी दूर पड़ती थी और यहां से यहां तक पहुंचने में उस समय कम से कम जो पूरी सेना है वो 4 महीने से ज्यादा क्या लेती, समय लेती थी। आप लोग सोचिए, एक बार अगर राजा यहाँ जाता है और बिना कुछ किए भी अगर वापस आता है तो उसे 4 और 4 8 महीने जो है वो सफर जो है वो तय करने में ही लग जाते थे। इसीलिए लगातार यहाँ पर विद्रोह होते रहते थे। जैसे ही कोई भी शासक आया वो यहाँ पर विद्रोह को शांत करकर वापस जाता है तो पीछे से फिर विद्रोह शुरू हो जाता। ठीक है, तो वो इंसान दोबारा तो आता नहीं था 1-2 साल के अंदर। वो सोचा कि मैं इसी में ही जो है अपना टाइम बर्बाद करूंगा, तो इसीलिए यहाँ पर ज्यादा विद्रोह होते थे बजाय अन्य राज्यों के। क्योंकि और के जो राज्य थे जैसे राजस्थान था, भले ही वो गुजरात हो या फिर उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र हैं वो हो, ग्वालियर हो, तो यहाँ की जो क्षेत्र हैं वो कवर रहते थे कि यहाँ पर जल्दी पहुंचा जा सकता था। लेकिन अब देखिए दक्षिणी भारत पर बहुत कम इनका प्रभाव रहा है। कारण क्या है? दूरी बहुत बड़ा कारण है। वो लोग ये दूरी नहीं कवर कर पाते थे और जाते थे तो 1 साल के अंदर ये पूरा अभियान होता था। तो इसलिए इस क्षेत्र में ज्यादा क्या हुए, विद्रोह हुए। इन्हीं विद्रोह के कारण इनको क्या बोला गया, इनको परिपूर्ण नरक की क्या दी गई, संज्ञा दी गई। ठीक है, और दूसरा जो है क्या बोला गया है, इसको विद्रोहियों का केंद्र भी कहा गया। ठीक है, विद्रोहियों का केंद्र भी कहा गया है। तो क्या कहा गया है, तो विद्रोहियों का जो केंद्र है वो कहा गया है। किसको कहा गया है? बंगाल को कहा गया है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। आप लोगों को मालूम चला गया कि यहां पर सबसे ज्यादा क्या हुए थे, विद्रोह हुए थे। देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है कि जो बंगाल है वो 1337
37-38 में, ठीक है, 1337-38 में क्या होता है, लेकिन इससे पहले अब उसको आजाद कराएं, उससे पहले एक चीज और नोट कर लो, क्या आजाद कराने से पहले कि जो बख्तियार खिलजी था, कौन था, जो बख्तियार खिलजी था, जो बख्तियार खिलजी था, इसने क्या किया था, बख्तियार खिलजी ने इस क्षेत्र को जीतकर कहां मिला लिया, दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, ठीक। तो सबसे पहले बख्तियार खिलजी के द्वारा क्या किया जाता है, इस क्षेत्र को जीतकर जो है वो किसमें शामिल कर लिया जाता है, दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया जाता है। आप लोगों ने जब मोहम्मद घोरी का शासनकाल पढ़ा है तो उस दौरान इसके बारे में भी जरूर पढ़ा होगा, ठीक। अब देखिए, जब इस क्षेत्र को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है तो होता क्या है, उसके बाद आपको यह बात भी याद रखनी है कि जो बंगाल है वो कभी भी खिलजी जो वंश है उसका अंग ये नहीं रहता है, ठीक है, खिलजी वंश का कभी भी अंग जो है वो बंगाल नहीं रहा था। अब देखिए बख्तियार खिलजी ने क्या किया, इस क्षेत्र को, क्षेत्र का मतलब बंगाल को जीतकर दिल्ली सल्तनत में क्या कर लिया, शामिल कर लिया। अब आप लोगों ने जब बलबन को पढ़ा था, बलबन को जब पढ़ा था तो उस दौरान आपने एक जो बात है वो सुनी होगी कि जो बुगरा खां होता है उसको भेजा जाता है कहाँ, बंगाल, और वो क्या करता है, उसे बंगाल का वातावरण, वहाँ का माहौल पसंद आ जाता है और वहीं पर क्या बन जाता है, सुल्तान। बलबन के समय आपने पढ़ा होगा ना ये। अब देखिए, तो वही बात हम दोबारा रिवीजन करते हैं कि बलबन के समय किसको भेजा गया, बुगरा खां को सूबेदार बनाकर भेजा जाता है, ठीक है, भेजा जाता है तथा बलबन की मृत्यु के बाद, किसकी मृत्यु के बाद, बलबन की मृत्यु के बाद वह वहां का सुल्तान बन जाता है, ठीक है, ये वापस लौट के नहीं आता है दिल्ली, वहां का क्या बन जाता है, सुल्तान बन जाता है। अब जब आपको बुगरा खां समझना है तो वापस बलबन के पास जाइए, वो वहां तो इसके बारे में बहुत कुछ बताया गया है। तो ठीक है, बलबन के समय जो बुगरा खां होता है इसको क्या है, भेज दिया जाता है, कहाँ भेज दिया जाता है, बंगाल भेज दिया जाता है, क्या बना के भेज दिया जाता है, सूबेदार बना के भेज दिया जाता है। और जब बलबन की जब क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो क्या होता है, ये वहीं पर जम जाता है और वहीं पर क्या करता है, सुल्तान की उपाधि धारण कर लेता है, ठीक है, ठीक। बुगरा खां, तो ये क्या बन जाता है, सुल्तान बन जाता है। अब बुगरा खां कौन था, बलबन का बेटा था, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है, एक पूछो साहब बलबन में और बुगरा खां, उसमें बुगरा खां में क्या संबंध था, तो बुगरा खां इसमें क्या होता है, बेटा होता है। अब देखिए आगे, अब देखिए आगे क्या होता है, ये सुल्तान बन जाता है। अब सुल्तान तो बन गया, लेकिन आप लोगों को मालूम है कि जब भी कोई सुल्तान बनता है तो सुल्तान बनने से पहले क्या करता है, वो कोई उपाधि धारण करता है। तो इसने क्या उपाधि धारण की थी, क्या उपाधि धारण की थी इसने, देखिए, बुगरा खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी, नसीरुद्दीन, ठीक है, नसीरुद्दीन की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी,
तो इसने नसरुद्दीन के उपाय धारण की थी। अब जब भी बंगाल के इतिहास में नाम आए नसरुद्दीन का, तो तुमको सीधा सा मतलब बुगरा खां से लगाना है, ठीक है। अब आप लोगों ने बुगरा खां तो समझ लिया, लेकिन वहां पे नाम आ गया नसरुद्दीन का बंगाल के इतिहास में, तो फिर तुम्हारे मन में आएगा साहब ये नासरुद्दीन कौन था, इसके बारे में तुमने सुना ही नहीं। तो उपाधि जो है वो ज्यादा इस्तेमाल होती है नाम की बजाय। तो ये कौन सी उपाधि धारण करता है शासक बनते समय? नासिरुद्दीन की जो उपाधि है वो धारण करता है, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने तुमको ये बात बता दी कि इन लोगों के बाद को जैसे बलबन की उनकी मृत्यु हो जाती है, कैकुबाद की उमर्स की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद खिलजी वंश आता है। तो खिलजी वंश के बारे में तो हमें कुछ पढ़ना ही नहीं, क्योंकि इसका बंगाल से कोई लेना देना ही नहीं रहा, ठीक है। इन लोगों का ध्यान तो ज्यादा चित्तौड़ और रणथंभौर और यही पद्मनी के चक्कर में पड़े रहे ये लोग, तो ठीक है। तो इसलिए इन्होंने बंगाल पर कोई ध्यान दिया नहीं। आप देखिए, अब उसके बाद कौन आता है? उसके बाद तुगलक आते हैं। तुगलक के बारे में देखिए, तुगलकों के समय क्या होता है? जो गियासुद्दीन तुगलक होता है, कौन होता है? गियासुद्दीन तुगलक होता है। कौन था संस्थापक तुगलक वंश का? बताना मुझे कमेंट्स करके, ठीक है। वैसे तुमको पता चल गया होगा। तो गियासुद्दीन जो तुगलक होता है, ये क्या करता है? ये अपने समय पर आक्रमण करता है। किसके ऊपर? बंगाल के ऊपर आक्रमण करता है, और बंगाल को दो भागों में क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। कौन कौन से भागों में डिवाइड कर देता है? तो गियासुद्दीन तुगलक बंगाल को दो भागों में, बंगाल को दो भागों में बांट देता है, ठीक है, बांट देता है। कौन कौन से थे दो भाग? तो एक तुम्हारा हो जाता है दक्षिणी बंगाल, और एक हो गया आपका उत्तरी बंगाल, ठीक है। याद रखना, ये 1905 वाला बंगाल विभाजन नहीं है जो अंग्रेजों के समय हुआ था, ये बहुत पहले होने वाला बंगाल विभाजन है। तो याद रखना है, ये क्या करता है? दो भागों में बांट देता है। कौन कौन से दो भाग? दक्षिणी बंगाल और उत्तरी बंगाल, ठीक है। अब इसने क्या किया? दो भागों में बांट तो दिया इसको, लेकिन क्या करता है? जो उत्तरी बंगाल होता है, जो उत्तरी बंगाल होता है, इसको किसको सौंप देता है? ये नसरुद्दीन को सौंप देता है, ठीक है। किसको सौंप देता है? नसरुद्दीन को सौंप देता है। और इसकी जो राजधानी होती है वो क्या होती है? लखनऊ की होती है। क्या होती है? लखनऊ की होती है, ठीक है। क्या होती है? लखनऊ की होती है। लखनऊ की कहां पड़ती है? बंगाल में पड़ती है। समझ आया? गियासुद्दीन तुगलक क्या करता है? बंगाल पर आक्रमण करता है, बंगाल को जीत लेता है, उसको दो भागों में बांट देता है। एक भाग जो था वो दक्षिणी बंगाल, और एक भाग जो था वो उत्तरी बंगाल। उत्तरी बंगाल की जिम्मेदारी किसको देता है? नसरुद्दीन को दे देता है, और इसकी राजधानी क्या बना लेता है? वो लखनऊ की बना लेता है, ठीक है। यहां तो समझ में आया? तो चलिए इसको मिटा देते हैं, या एक पॉइंट और लिख जाएगा नीचे, देख सकते हैं एक पॉइंट पर, है ना। देखिए आ गया। अब देखिए, गियासुद्दीन तुगलक, और गियासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में क्या होता है? विद्रोह होता है। कौन करता है विद्रोह? मैंने गियासुद्दीन जब पढ़ाया था तो मैं बताया था कि गियासुद्दीन बहादुर उसी के नाम के जैसा क्या कर देता है? विद्रोह कर देता है, ठीक है। तो लिखिए, बंगाल में गियासुद्दीन बहादुर क्या कर देता है? विद्रोह कर देता है, ठीक है। तो गियासुद्दीन बहादुर विद्रोह कर देता है, और ये विद्रोह जो है वो कब हुआ था? आप लोगों को मालूम होना चाहिए, 1330 और 31 में क्या होता है? ये विद्रोह होता है। कब होता है? 1330 और 31 में क्या होता है? विद्रोह होता है। तो विद्रोह होता है, और विद्रोह को दबाने के लिए कौन आता है? कौन आता है विद्रोह को दबाने के लिए? मोहम्मद बिन तुगलक जो होता है, उसको विद्रोह को दबाने के लिए भेजा जाता है। और वो क्या करता है? पूरा जो बंगाल होता है
उसको दिल्ली सल्तनत में वापस से मिला देता है। ठीक है, तो लिखना है, तो बंगाल में गयासुद्दीन बहादुर ने विद्रोह कर दिया 1330 से 1331 में। इस विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक को भेजा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक बंगाल को दोबारा से दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लेता है। तो यहां लिखे हम नीचे, तो बंगाल लिखिए शॉर्ट में, तुम लोग पूरा लिख देना, बंगाल को वापस, ठीक है, वापस का मतलब दोबारा से, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में क्या कर देता है, दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लेता है। क्या करता है, दोबारा से शामिल कर लेता है किसमें, दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखिए, अब आगे क्या होता है, जैसे ही उसने शामिल कर लिया किसको, बंगाल को दोबारा से, तो 1337-38 में क्या होता है, कब की बात बता रहा हूं मैं, 1337-38 में क्या होता है, फखरुद्दीन मुबारक शाह के नेतृत्व में क्या होता है, दोबारा विद्रोह हो जाता है। और इस बार जो होता है बंगाल क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है, बंगाल जो था वो क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया दिल्ली सल्तनत की अधीनता से। जब ये क्या होता है, स्वतंत्र हो जाता है, तो फखरुद्दीन मुबारक शाह क्या करता है, सोनार गांव को तो नाम आपने सुना होगा, याद रखना, दो महत्वपूर्ण है बंगाल में, एक सोनार गांव और एक लखनौती। ठीक है, तो सोनार गांव को क्या बना लेता है, वो अपना केंद्र बना लेता है। ठीक है, अब देखिए सोनार गांव को इसने अपना केंद्र बना लिया, तो जो लखनौती होता है, तो लखनौती जो होता है उसको हाजी इलियास जो होता है वो क्या करता है, अपना कब्जा इस पर कर लेता है। ठीक है, हाजी इलियास जो होता है, एक मिनट को, ठीक है, तो हाजी जो इलियास है वो क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। अब ये हाजी इलियास कौन था, स्वाभाविक है मन में सवाल आएगा, तो हाजी इलियास जो होता है वो मोहम्मद अली शाह का सौतेला कौन था, भाई था। अब ये मोहम्मद अली शाह कौन था, मोहम्मद अली शाह जो था वो लखनौती का पूर्व क्या होता है, शासक होता है, जिसका ये सौतेला भाई होता है हाजी इलियास। ये क्या कर लेता है, लखनौती पर अधिकार कर लेता है, और सोनार गांव पर जो होता है वो फखरुद्दीन मुबारक शाह क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। ये सब वहीं के बंगाल के लोकल क्या थे, अमीर नेता थे। ठीक है, समझ आया, चलिए लिखाते हैं। और महत्वपूर्ण जो बात है, जैसे आपने कोई क्वेश्चन मुझसे पूछा, ठीक है, तो उसको बिल्कुल शॉर्ट में मत पूछो। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आपने मुझको सेंड किया कि साहब नसरुद्दीन के बारे में बताइए, तो क्या है उसके बारे में थोड़ी जानकारी देनी है। क्यों देनी है, क्योंकि इतने सारे नाम होते हैं, इतने सारी उपाधियां होती हैं, तो एक ही नाम के कई होते हैं, इसलिए तो इतिहास में क्या होता है, उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है, ऐसे उनके नाम के पीछे आगे पीछे लगा दिया जाता है। तो जब भी पूछो तो एक तो चैप्टर बता दिया करो साहब, आप ये जो है वो इस चैप्टर से है, इस काल से है। जैसे दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, तुगलक वंश, फिरोज वंश, तो उससे क्या होता है, जल्दी उसका आइडिया लग जाता है। ठीक है, वरना हजारों शासक, हजारों नाम, ये तो क्या है, केवल मध्यकालीन इतिहास के बारे में बातें हो रही हैं। इसके अलावा प्राचीन भारत का इतिहास भी है, मध्यकालीन का भी इतिहास है, उसके बाद आधुनिक भारत का भी इतिहास है, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री है, उसमें भी है। ठीक है, तो इसलिए जब क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके बारे में जो क्षेत्र, हम जिस क्षेत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, जैसे अलग खां के बारे में बात हो रही है, फिरोज खां के बारे में बात हो रही है, उलूग खां के बारे में बात हो रही है, तो उससे क्षेत्र संबंधित बता दिया जाए तो बड़ी आसानी होती है। ठीक, अब देखिए थोड़ा बहुत हाजी इलियास के बारे में जानते हैं। वैसे मैं इसको दिखा दूं एक बार, जो बोला है।
देख लिया गया। अब इसमें जो है हम पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इलियास शाह के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार इलियास शाह जो होता है वो धीरे धीरे करके संपूर्ण जो बंगाल है उस पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। तो देखिए जो इलियास शाह होता है इसका जो पूरा नाम था वो था, क्या नाम था, शमसुद्दीन, बोलते हैं शमसुद्दीन, ठीक है, ये डबल दा लगना है, तो शमसुद्दीन इलियास शाह, ठीक। तो शमसुद्दीन इलियास शाह जो होता है वो क्या करता है, संपूर्ण बंगाल पर अपना अधिकार कर लेता है। और कब कर लेता है, 1345 और 46 में, ठीक है, 1345 से 46 में यह करता है शमसुद्दीन इलियास शाह 1345-46 में संपूर्ण बंगाल पर, संपूर्ण बंगाल पर अपना अधिकार कर लेता है, ठीक है। तो शमसुद्दीन इलियास शाह जो होता है वो 1345-46 में क्या करता है, संपूर्ण बंगाल पर क्या कर लेता है, अपना अधिकार कर लेता है, ठीक है। और इसने क्या किया, ये जो इलियास दिख रहा है ना, बस, तो इलियास वंश की स्थापना की, क्या की, इलियास वंश की क्या की, स्थापना की, ठीक है। तो शमसुद्दीन इलियास शाह जो होता है वो 1345-46 में संपूर्ण बंगाल पर क्या कर लेता है, अपना अधिकार कर लेता है। और उसके बाद इलियास वंश की क्या करता है, स्थापना करता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है बंगाल में इलियास वंश की स्थापना किसने की, या इलियास वंश कहां से संबंधित था। यहां तक हो गया। अब देखिए इलियास वंश की ये क्या कर देता है, स्थापना कर देता है, कोई बात नहीं, लेकिन इसकी मृत्यु के बाद क्या होता है, इसका जो बेटा होता है वो क्या बनता है, शासक बनता है। कब बनता है, 1357 में बनता है, ठीक है, 1357 में बंगाल का शासक, ठीक है, इलियास का पुत्र। अब इलियास का पुत्र का मतलब शमसुद्दीन इलियास का पुत्र, इलियास शाह का पुत्र कौन बनता है, तो इसका पुत्र होता है सिकंदर। कौन सा सिकंदर, सिकंदर इलियास, ठीक है। सिकंदर से सिकंदर शाह मत समझ लेना, ठीक है। तो या फिर वो वाला सिकंदर मत समझ लेना जो आया था आक्रमण करने। तो इलियास शाह का पुत्र कौन होता है, सिकंदर इलियास होता है। और सिकंदर इलियास का पुत्र सिकंदर इलियास सुल्तान बना, सुल्तान बना। और इसने क्या किया, पांडुआ जो होता है वहां पर बंगाल में पांडुआ जो जगह है उसको क्या बनाया, अपनी राजधानी बनाया। तो इसके नीचे लिख लेना है, पांडुआ को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। क्या बनाया, अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। अब बंगाल का नया शासक बन गया सिकंदर इलियास। अब देखिए इसके समय क्या घटना घटित हो गई, तुगलक वंश चल रहा है कहां पे, दिल्ली के अंदर का, दिल्ली में इस समय तुगलक वंश है, यहाँ पर इलियास वंश है। तो दिल्ली की तरफ से किसका आक्रमण होता है, फिरोज का आक्रमण होता है। देखिए फिरोज तुगलक ने 2 बार बंगाल पर आक्रमण किया, ठीक है। कितनी बार आक्रमण किया था, 2 बार आक्रमण किया था। किसने किया था, फिरोज तुगलक ने किया था।
और ये क्या करता है, इनकी जो राजधानी है पांडुआ, इस पर क्या कर लेता है, अपना अधिकार जो है वो जमा लेता है। तो फिरोज तुगलक पांडुआ पर अपना अधिकार जमा लेता है, अपना अधिकार जमा लेता है। ठीक है, चलिए, तो फिरोज तुगलक ने क्या किया, 2 बार आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया, बंगाल पर आक्रमण किया, और अपना अधिकार किस पर जमा लिया, पांडुआ पर जमा लिया। लेकिन ज्यादा समय तक ये क्या करता है, जैसे ही लौट के आता है वैसे ही क्या होता है, दोबारा विद्रोह हो जाता है और दोबारा जो बंगाल है वो वापस से चला जाता है। तो क्या करते हैं ये लोग, संधि कर लेते हैं। ठीक है, सिकंदर ने फिरोज से, फिरोज तो मतलब फिरोज तुगलक, फिरोज से क्या कर ली, संधि कर ली। ठीक है, क्या कर ली, संधि कर ली। और संधि में क्या कर ली, कुछ बातें कर ली। वो बातें मैं तुमको बताता हूं, मुझे भी पता है। ठीक है, संधि में ये बातें कर ली कि कोसी नदी, कौन सी नदी, कोसी नदी दोनों राज्यों की सीमा होगी, सीमा होगी। तो फिरोज तुगलक और सिकंदर ने यह निश्चित कर लिया कि कोसी नदी से जो ऊपर का क्षेत्र है वो फिरोज तुगलक का होगा और नीचे वाला जो क्षेत्र है वो हमारा होगा। दोनों ही एक दूसरे की सीमाओं की रक्षा करेंगे, दोनों ही एक दूसरे की सीमाओं पर क्या नहीं करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे। तो ये सारी बातें जो हैं वो संधि में की जाती हैं। ठीक है, याद रखनी है और पेपर में लिख भी देना है कि सिकंदर और फिरोज की जो संधि हुई थी उसकी कुछ निम्न बातें थी। जैसे कोसी नदी को इन्होंने क्या कर लिया, अपनी सीमा बना लिया। दोनों ने एक दूसरे की सीमाओं पर आक्रमण ना करने का वचन किया। एक दूसरे की सीमाओं की जो सीमा है उसकी जो रक्षा है, रेस्पेक्ट है, वो सारी बातें क्या की जाती हैं, संधि में की जाती हैं। याद रखो तो ज्यादा बेहतर है। तो सिकंदर ने क्या किया, फिरोज से संधि कर ली और संधि में ये सारी बातें बोल दी गई। ठीक, और आ सकता है इसमें भी नीचे। चलिए, अब देखिए दोनों के बीच में क्या हो गई, संधि हो गई। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे जो नेक्स्ट जो शासक बन के आता है वो कौन बन के आता है, कहां पे गया, सिकंदर इलियास। देखिए सिकंदर इलियास का जो शासनकाल था वो तुम लिख लेना, कब से बना था ये, 1357 से बना था। कब तक बना था, 1389 तक, यानी कि 90 से पहले 89 तक क्या बनता है, शासक बनता है। और इसके बाद जो शासक बनता है वो कौन बनता है, वो बनता है गियासुद्दीन आजम शाह। चलिए दोबारा से ऊपर लिखेंगे, ठीक है, मिटा देते हैं इसको वरना ज्यादा घसर हो जाएगी। तो सबसे पहले बख्तियार खिलजी ने क्या किया, इस क्षेत्र को जीता। जीतने के बाद दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया, दिल्ली सल्तनत में शामिल हो गया। उसके बाद क्या हुआ, बलबन ने बोगरा खां को भेजा सूबेदार बनाकर। बोगरा खां क्या करता है, यहाँ पर आके सुल्तान के रूप में नसरुद्दीन की उपाधि धारण कर लेता है और यहाँ का क्या बन जाता है, सुल्तान बन जाता है। ठीक है, ऐसी बातें हमने तुमने बताई थी। अब देखिए जो नेक्स्ट शासक बनता है वो है तुम्हारा गियासुद्दीन आजम शाह। ठीक, तो नेक्स्ट शासक कौन है, गियासुद्दीन आजम शाह। क्या करता है, शासन करता है। कब तक शासन करता है, वो कब तक था, 1389 तक था। तो ये कब तक है, 1409 तक है। ठीक है, 1389 से लेके 1409 के बीच में क्या है, ये शासक बनता है। चलिए कोई बात नहीं, बन गया शासक। इसके समय कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, जैसे देखिए इसने क्या किया, चीन के राजाओं के साथ अपने संबंध का मतलब जानते हो, पॉजिटिव, अपने संबंध
स्थापित किए। ठीक है, क्या किए? अपने संबंध स्थापित किए, मतलब वार्तालाप जो है वो जारी रखी। इसके बाद कब? इसके अंतिम वर्ष में, यानी कि 1409 में। ठीक है, 1409 में मैं भूल गया क्या? हाँ, 1409 में चीन में अपना दूत मंडल भेजता है। चीन में अपना दूत मंडल भेजता है। ठीक है, तो इसके द्वारा 1409 में क्या किया जाता है? चीन में अपना दूत मंडल जो है वो भेजा जाता है। ये अपने दूत भेजता है, कहाँ भेजता है? चीन में भेजता है, ताकि जो संबंध हैं वो ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा मजबूत बन सकें। उधर से एक मांग आती है। वो मांग क्या थी? वो मांग ये थी कि भारत से कुछ बौद्ध भिक्षु कहाँ भेजे जाएं? चीन भेजे जाएं, ताकि यहाँ पर जो बौद्ध धर्म है उसके बारे में ज़्यादा विस्तृत ज्ञान दे सकें, बौद्ध के बारे में चीन में ज़्यादा जानकारी मिल सके। तो इन बातों को लेकर बौद्ध भिक्षु कहाँ भेजे जाते हैं? चीन। तो लिखना है चीन में आजम शाह। चीन ने आजम शाह से कुछ बौद्ध ठीक है कुछ बौद्ध भिक्षु भेजने का निवेदन किया। ठीक है, तो कुछ बौद्ध भिक्षु जो है वो भेजने का क्या किया जाता है? निवेदन किया जाता है। कहाँ, किसके द्वारा किया जाता है? चीन के जो शासक थे उनके द्वारा कुछ बौद्ध भिक्षु भेजने का निवेदन होता है। ठीक है, देखिए इसके बाद क्या होता है। इसके बाद आजम शाह से कुछ बौद्ध भिक्षु, इनको भिक्षु बोलते हैं, नहीं है भिक्षु बोलते हैं शायद, भिक्षु 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 ये सी है। देख लेना तुम लोग, को भिक्षु बोलते हैं, लिखते कैसे हैं? भिक्षु ऐसे लिखते हैं मेरे हिसाब से, बौद्ध भिक्षु। तो आजम शाह से कुछ बौद्ध भिक्षु भेजने का क्या किया? निवेदन किया, जिनकी मांग को आजम शाह ने पूरा कर दिया। ठीक है, जिनकी मांग को आजम शाह ने क्या कर दिया? पूरा कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो गियासुद्दीन आजम शाह के समय पर क्या होती हैं? संपन्न होती हैं। लेकिन थोड़ी सी और जान लीजिए, इनके सुल्तान होते हैं, सुल्तान का मतलब इनके बाद होते हैं सुल्तान सैफुद्दीन। ठीक है, सुल्तान सैफुद्दीन। तो इनके बारे में याद रखना, सुल्तान सैफुद्दीन जो होते हैं वो चीन क्या बेचते हैं? एक जिराफ बेचते हैं, और स्वर्ण पट्टिका होती है वो बेचते हैं। तो दो चीज इनके बारे में याद रखना। सुल्तान सैफुद्दीन ने चीन के लिए क्या भेजा? स्वर्ण पट्टिका और जिराफ। ठीक है, तो स्वर्ण पट्टिका और जो जिराफ, इनको ये चीन भेजते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि बंगाल में उस समय वहाँ के शासकों के द्वारा घटित होती हैं, इसलिए इनको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट शासक के बारे में 35।
ये जो मिटाने वाला वो होता है, इसको आप लोग आगे निकाल दिया करो, ठीक है। यही तो फायदा है, काम काम की चीजें हैं, बस वही पढ़ो। देखिए आगे अब क्या होता है, यहां पर एक महत्वपूर्ण घटना घटित हो जाती है कि 1415 में क्या होता है, 1415 में एक राजा गणेश की एंट्री होती है, ठीक है। राजा गणेश जो है वो क्या करता है, इन लोगों को परास्त कर देता है, और परास्त करने के पश्चात बंगाल पर क्या कर लेता है, अपना अधिकार कर लेता है। बहुत छोटे समय के लिए घटना घटित होती है। राजा गणेश 1415, ठीक है, राजा गणेश 1415। तो देखिए राजा गणेश जो है वो 1415 में बंगाल की सत्ता में क्या होता है, अपनी एंट्री मारता है, ठीक है। इसके द्वारा जो उपाधि धारण की जाती है वो थी धनुष मर्दन। पुस्तक में लिख लेना धनुष मर्दन। तो राजा गणेश जो होता है जिसके द्वारा धनुष मर्दन की क्या की जाती है, उपाधि धारण की जाती है, ठीक है। इसके बारे में कुछ खास नहीं है, बस इतना ही है कि ये जो है बंगाल की राजनीति में क्या करता है, प्रवेश करता है। जो मुसलमान जो लोग थे इसको क्या बोलते थे, केस बोलते थे, केस। दिया गया नाम। तो मुस्लिम जो लोग हैं वो क्या कहते थे, केस बोलते थे इनको, ठीक है। अब देखिए बस इनके बारे में इतना याद रखना है कि राजा गणेश जो हैं वो बंगाल के इतिहास में आते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, राजा जो गणेश होते हैं इनके बाद फिर वापस से नसरुद्दीन महमूद शाह क्या करते हैं, कौन शासक बन जाता है, नसरुद्दीन महमूद शाह। नसरुद्दीन महमूद शाह क्या बन जाता है, शासक बन जाता है, ठीक है। और ये जो शासन करता है वो 1442 से लेकर कब तक करता है, 58 तक क्या करता है, शासन करता है, ठीक है। और वापस से इलियास वंश की स्थापना, उसी वंश का है, ठीक है, इलियास वंश की स्थापना करता है। उन्हीं के वंश से संबंधित था। बीच में ये राजा गणेश आ जाता है, लेकिन उनके बाद उनके पुत्रों के रूप में, उनके परिवार के रूप में वापस से स्थापना कर दी जाती है। नसरुद्दीन महमूद शाह के द्वारा 1442 से लेकर 58 तक शासन करता है। और इलियास वंश जो है इसको दोबारा से क्या कर देता है, ये स्थापित कर देता है, ठीक है। इसके बाद जो शासक बनेगा रुकनुद्दीन बारबक शाह बनेगा। कौन बनेगा, रुकनुद्दीन बारबक शाह। अब देखिए उसके बारे में पढ़ेंगे। बारबक शाह, ठीक है। तो रुकनुद्दीन बारबक शाह क्या बनता है, अगला शासक बनता है, जिसकी जो समय अवधि होती है वो कितनी होती है, 1459 से लेके 74 के बीच में, ठीक है। 1459 से लेके 74 के बीच में क्या करता है, ये शासन करता है, ठीक है। अब देखिए इसने क्या किया था, इसके शासनकाल में क्या हुआ था। देखिए पहली महत्वपूर्ण बात रखनी, ये बड़ा विद्वान था। क्या था ये, एक बड़ा विद्वान था। यह है एक विद्वान शासक था, ठीक है, विद्वान शासक था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है, इसने भारी संख्या में क्या किया, दासों को नियुक्त किया, दासों की जो बढ़ती है वो की। यही है, इसने भारी संख्या में दासों को नियुक्त किया। इसको नियुक्त किया था, दासों को ये क्या करता है, नियुक्त करता है, ठीक है। और ये जो दास थे, इसने जो दासों को नियुक्त किया था
ये कहाँ के थे? अबिसिनियाई राष्ट्र, ये विदेशी दास अरब जो क्षेत्र है वहां से जो ऊपर के हैं वहां के दासों को क्या किया? भारी मात्रा में क्या करता है? नियुक्त करता है। ठीक है, अब देखिए इसके समय पर क्या होता है? श्री कृष्ण विजय, श्री कृष्ण विजय, क्या है ये श्री कृष्ण विजय? ये एक पुस्तक का क्या है? नाम है। ठीक है, इस पुस्तक को कौन लिखता है? तो इस पुस्तक को लिखता है मालाधर बसु। श्री कृष्ण पुस्तक को मालाधर बसु के द्वारा लिखना प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, मालाधर बसु के द्वारा लिखना प्रारंभ किया जाता है। और ये जो मालाधर बसु होता है इसको ये उपाधि देता है। कौन सी उपाधि देता है? तो वो जो उपाधि देता है वो थी गुणगान खां के बारे में। ठीक है, तो लिखना है, इसके नीचे लिखिएगा भाई, मालाधर जो बसु है इसको ये कौन सी उपाधि देता है? तो मालाधर बसु को उपाधि देता है ये गुणगान खां के बारे में। ठीक है, यहां लिख लो, तो मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है वो उपाधि धारण देता है। इसकी उपाधि धारण किसको देता है? वो गुणराज खाकी देता है, जो एक किताब लिखता है श्री कृष्ण विजय। ठीक है, काफी प्रसिद्ध पुस्तक है ये इनकी। इसके बाद इन्हीं के समय पर क्या होता है? इन्हीं के समय पर जो भी रामायण है उसका क्या होता है? अनुवाद होता है। किस भाषा में होता है? बंगाली जो भाषा है उसमें क्या किया जाता है? अनुवाद किया जाता है, बंगाली भाषा में। ठीक है, तो बंगाली भाषा में क्या किया जाता है? अनुवाद किया जाता है। और उस पुस्तक को क्या बोलते हैं? उस पुस्तक को बंगाल की क्या बोला जाता है? बाइबिल बोला जाता है। ठीक है, बंगाल की बाइबिल बोला जाता है। तो ये सब कुछ था बंगाल के बारे में, और आप लोगों को ये सब याद रखना है, ध्यान रखना है। और कल की जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम थोड़ा और बता देंगे इसके बारे में। ठीक है, 2-4-5 लाइन जो है वो रह गई हैं, क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो गया और बच्चों के पास जो नेट होता है, जो डाटा होता है वो काफ़ी फिक्स होता है। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा ये जो टॉपिक है ये भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। प्रांतीय राज्यों का जो ये टॉपिक है ये समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या लेंगे? नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए घर पर। ठीक है, और अपना होमवर्क टाइम से टाइम करते रहिए। कोई भी डाउट कन्फ्यूजन है तो मुझे सेंड करें, लेकिन सेंड करने से पहले उसके बारे में थोड़ा, जैसे कोई बुक में तुमने लिखा है तो बुक का फोटो मुझे भेज दें, या फिर उसका पूरा नाम और टॉपिक के बारे में भेजा करें ताकि मैं उसको जल्दी से रिप्लाई कर पाऊँ। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू।